नमस्कार दोस्तों, अग्निवेश कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को भारत की कृषि के बारे में बताऊंगा। कृषि जिस पर अपना पूरा भारत टिका हुआ है, यानी भारत की अगर हम अर्थव्यवस्था के बारे में बात करें तो कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका है और इससे संबंधित अधिकांशतः परीक्षाओं में जो है प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि जैसे भारत में सर्वाधिक चावल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है, या गेहूं का उत्पादन कौन सा राज्य करता है, या मक्के का उत्पादन कौन सा राज्य करता है। ऐसे तमाम प्रश्न क्या कहते हैं कृषि से संबंधित पूछ लिए जाते हैं। क्षेत्रफल यानी कितने क्षेत्रफल में क्या है, कि कृषि कितने क्षेत्रफल में होती है, चारागाह कितने क्षेत्रफल में, आदि जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा। देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी छात्र परीक्षा की तिथि को ध्यान में रखते हुए यदि तैयारी करेगा, जैसे 1 महीने बचा हुआ है या 2 महीने बचा हुआ है, तो तैयारी जो होती है वो अधूरी हो जाती है। यदि हम निरंतर पढ़ते रहे, 5-6 महीने हो परीक्षा या साल भर हो, यदि हम निरंतर 1 या 2 घंटे पढ़ते रहेंगे तो हमारे लिए आने वाले समय में जो परीक्षाएं होंगी वो हमारे लिए क्या होंगी, आसान हो जाएंगी। इसीलिए निरंतर पढ़ना चाहिए। ना 10-12 घंटा पढ़ा जा सके तो कम से कम 1, 2 या 3 घंटे निरंतर पढ़ना चाहिए, जिससे पढ़ाई की निरंतरता बनी रहती है और हम जो चीज धीरे धीरे पढ़ेंगे वो हमारे दिमाग में बैठता हो जाएगा। देखिए, संघर्ष हम तब तक करते हैं जब तक हमें सफलता नहीं मिलती है, लेकिन कहा जाता है कि हमें जीवन भर संघर्ष करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम संघर्ष नहीं करेंगे तब तक हमें किसी भी चीज का या किसी भी क्षेत्र में कोई भी अनुभव नहीं प्राप्त होगा। सफलता में असफलता भी एक शब्द ऐसा है, एक सिक्के के 2 पहलू ऐसे हैं, क्योंकि जब सफलता हमको मिलती है तो एक नई सीख मिलती है कि सफलता कैसे मिले। व्यक्ति की संस्कृति से उसके चरित्र का निर्माण होता है। जैसे कोई भी संस्कृति हो, अगर हम उसको आधार बनाएंगे तभी हमारे चरित्र का, हमारे व्यक्तित्व में जो है निखार आएगा, चरित्र का निर्माण होगा। आइए हम बात करते हैं अपने पॉइंट पर, भारत की कृषि। भारत की कृषि, जितने भी भारत में जो व्यक्ति हैं, आधे से अधिक आबादी कृषि पर ही आधारित है। ज्यादातर कृषि गांव के क्षेत्रों में की जाती है। शहरों में जो है कारखाने चलाए जाते हैं, शहरों में खेती नाम मात्र की जाती है। जो उसके सटे हुए, शहरों के जो सटे हुए जो क्षेत्रफल है, यानी जो क्षेत्र है, यानी जहां पर जमीन है वहीं पर खेती की जाती है। अधिकांशतः कृषि गांव में ही की जाती है। आइए हम बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर हम बात करें कृषि की तो देखिए, जिस पर कृषि की जाती है भारत में, उसका जो क्षेत्रफल है वो है 51%। 51% क्षेत्रफल पर खेती की जाती है। 4% पर चारागाह है। चारागाह का मतलब हुआ जानवरों के चरने के लिए। 24% हम बात करें 24% पर, जो 24% जो भूमि है वो बंजर है, कृषि योग्य नहीं है, बंजर, जहां पर कुछ भी ना पैदा हो उसे कहते हैं बंजर। 21% पर वन है, वन यानी जंगल, यही पूरा आधार है। अब इसमें सबसे ज्यादा अगर हम देखें तो खेती की जाती है 51% पर। 4% पर चारागाह है भारत के क्षेत्रफल में अगर हम बात करें तो।
24% बंजर भूमि पड़ी हुई है, 21% पर वन क्षेत्र है। आइए हम ये डाटा जो है आप लोग नोट कर लीजिए। आइए हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो जो एक कृषि है, कृषि की बात अगर हम करें संविधान से जोड़ते हुए, तो संविधान में जो है 12 अनुसूची है, उस 12 अनुसूची में 7वें अनुसूची में कृषि की बात की गई है। 2006 के पहले जो ये कृषि को जो है राज्य की सूची में यानी समवर्ती सूची में 3 सूची है, क्या कहते हैं 7वीं अनुसूची में 3 अनुसूची है। पहली अनुसूची जो है वो है राज्य अनुसूची, दूसरी है केंद्र अनुसूची, तीसरी है समवर्ती अनुसूची। तो जो कृषि है वो पहले राज्य अनुसूची में था, लेकिन 2006 के बाद इसको समवर्ती सूची में लागू करने के लिए प्रस्ताव दिया गया। समवर्ती में केंद्र और राज्य दोनों का हस्तक्षेप रहता है। जब दोनों अपना हस्तक्षेप किसी भी क्षेत्र में करेंगे तो उसका विकास काफी अच्छे ढंग से होगा। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण डाटा है। पहला विश्वविद्यालय, पहला कृषि विश्वविद्यालय, अगर हम बात करें भारत में पहला कृषि जो विश्वविद्यालय है वो गोविंद बल्लभ पंत के नाम से है, जो कि उत्तराखंड में है। जब पहले उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में था तो उत्तर प्रदेश में माना जाता था, लेकिन जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हो गया तो अब वर्तमान में गोविंद बल्लभ पंत जो कृषि विश्वविद्यालय है वो उत्तराखंड में हो गया। तो ये भी याद रखिए कि भारत का जो पहला कृषि विश्वविद्यालय जो है ये 1960 के दशक में जो है क्या कहते हैं इसकी स्थापना हुई थी, और ये काफी महत्वपूर्ण डाटा है। आइए हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो भारत की जो कृषि है, भारत की जो जलवायु है, जो भूमि है, देखिए कोई एक फसल हर राज्य में, भारत के 28 राज्य में तो नहीं पैदा हो सकती, लेकिन जितने संपूर्ण विश्व में जो भी फसल है लगभग भारत में किसी न किसी राज्य में उनकी पैदावार अच्छे ढंग से की जा रही है। चाहे वो फल हो, चाहे वो अनाज हो, चाहे वो हम कहते हैं क्या कहते हैं ये मसालों की बात हो, आदि जो कृषि से संबंधित फसलें हैं उनकी पैदावार भारत के किसी न किसी राज्य में निरंतर प्रगति पर ही चलता चला जा रहा है। आइए हम बात करें अगले पॉइंट की। तो भारत में सर्वाधिक जो फसल पैदा होती है वो है चावल। चावल विश्व की अगर हम बात करें तो 21% भारत से ही चावल पैदा होता है। प्रथम स्थान चीन का है, दूसरा स्थान भारत का है। अगर हम गेहूं की बात करें तो गेहूं विश्व के क्षेत्रफल में अगर हम बात करें भारत का जो भारत की जो पैदावार है विश्व के क्षेत्र में वो है 12% अकेले भारत पूरे विश्व में जो है गेहूं पैदा करता है, और 21% जो है चावल भारत पूरे विश्व में जो है वो पैदा करता है। आगे भी हमें आपको कौन से राज्य में कौन सी जो है फसल सर्वाधिक मात्रा में पैदा की जाती है अभी हम आपको आगे बताएंगे। आइए हम बात करें भारत की जो फसलों के जो प्रकार हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए भारत की जो फसलें हैं कई प्रकार से हैं, 3 महत्वपूर्ण है, मैं 4 आपको बताऊंगा, लेकिन जो 3 महत्वपूर्ण है जिससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे भारत की फसल जो है 3 प्रकार से है। पहली जो है वो है रबी की फसल। इसका जो समय है वो है अक्टूबर नवंबर से लेकर मार्च अप्रैल तक। अक्टूबर नवंबर से लेकर मार्च अप्रैल तक रबी की फसल। रबी की फसल मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, उससे आपको काफी आसानी होगी याद करने में। रबी जो है वैसे तो अगर हम बात करें
सूर्य की पर्यायवाची तो उसमें रवि लिखा होता है, तो रवि की जो पर्यायवाची है वो सूर्य है। और सूर्य हमको अच्छा कब लगता है, उसका प्रकाश सबसे ज्यादा अच्छा कब लगता है, नवंबर, अक्टूबर नवंबर के महीनों में, जैसे जैसे ठंडी आती है। तो याद रखिए कि रवि जो है सूर्य के पर्यायवाची है, रवि है, भानु है, दिनकर है, दिवाकर है। तो रवि की जो एक ट्रिक याद कर लीजिए कि सूर्य की पर्यायवाची है, सूर्य की जो रोशनी है वो हमको अक्टूबर नवंबर जब ठंडक शुरू होती है तब हमको बहुत अच्छी लगती है, इसलिए आपको याद होगा। ये जो फसल का जो ये समय है ये भी कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो ये समय जो है रबी की जो फसल का जो समय है अक्टूबर नवंबर में स्टार्ट होती है और मार्च अप्रैल बीतते बीते जो है खत्म हो जाती है। इसमें कौन कौन सी फसलें आती हैं, इसमें है गेहूं, चना, सरसों, मटर, अलसी, जौ आदि फसलें जो हैं रबी की फसल के अंतर्गत आती हैं। एक ट्रिक मैं आपको और बताऊं, जो रबी की फसलें हैं इसमें जो गेहूं है इसमें निकलता है भूसा, भूसा निकलता है। जब इसको थ्रेसरिंग यानी जब थ्रेसर में इसको डाला जाता है तो गेहूं निकल जाता है, गेहूं का जो बीज होता है वो अलग हो जाता है और जो उसमें अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जो जानवरों के काम में आता है उसको कहते हैं भूसा। तो यानी रबी की फसल में जिसके अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं उसको हम भूसा कहते हैं। अभी आपको मैं और आगे एक ट्रिक बताऊंगा तब जाके आप इसकी जानकारी आपको और अच्छी हो जाएगी। तो रबी की फसल का जो समय है और उसमें कौन सी फसलें बोई जाती हैं ये आपको मतलब याद होना चाहिए। आइए हम अगले चक्र की बात करते हैं। दूसरे चक्र की हम बात करें तो रबी के बाद आता है जायद, दूसरे नंबर पर जायद। इसका जो समय है वो है अप्रैल लास्ट, यानी अप्रैल से स्टार्ट होता है और जून लास्ट तक चलता है। कहीं कहीं पर आपको मार्च अप्रैल शुरुआत से दे देगा और मई क्या कहते हैं जून लास्ट तक दे देगा। तो ये एक डाटा अपने आप में सीमित है कि अगर हम अप्रैल और जून तक कह देते हैं तब भी बहुत तभी सही है, ज्यादा सही है अप्रैल से जून तक। अप्रैल से जून तक जो है इसकी मार्च अप्रैल भी ऑप्शन हो सकता है, जून जुलाई का भी ऑप्शन हो सकता है, मई जून का भी ऑप्शन हो सकता है। तो ये आप याद रखिए, ये जो हम ये आपको डाटा दिया हूं ये चाहे जो होगा इसमें दोनों में से आखिरी और अंत में ऑप्शन आपको जरूर मिलेगा। इसमें कौन कौन सी फसलें आती हैं मैं आपको बताऊं। इसमें है टमाटर और खीरा, ककड़ी, खरबूजा, तरबूज आदि जो है फसलें इसमें उगाई जाती हैं। देखिए ईश्वर ने हम लोगों के लिए यानी जो जितने भी जीव जंतु पृथ्वी पर हैं उनके लिए समय समय पर फसलों का जो क्रम है निरंतर बदलता रहता है। जैसे अब गर्मी आई है, इस समय गर्मी का मौसम चल रहा है, तो हमको जो है जिसमें पानी की मात्रा जल की मात्रा जिसमें सर्वाधिक होती है ऐसी फसलें तैयार की जाती हैं यानी पैदा होती हैं। जैसे खीरा है, टमाटर है, ककड़ी है, तरबूज है, खरबूजा है, इसमें तमाम जो है इसमें जो है पानी की अधिक मात्रा होती है जिससे हम लोगों को क्या होता है ग्लूकोज की कमी नहीं होती है, पानी की मात्रा की कमी नहीं होती है। अभी इस समय में अभी ठंडी वाली फसलें हो जाएंगी तो ऐसा नहीं है, ठंडी के समय में जो फसलें होती हैं वो यानी सृष्टि में जो यानी जो प्रकृति हम लोगों के लिए जो बनाया है काफी सोच समझकर और उपयुक्त हम लोगों के लिए जो लाभकारी है वही बनाया है। आइए हम बात करते हैं अगले क्रम की। तो रबी हो गया, जायद हो गया, अगली फसल जो है वो है खरीफ। तीसरा जो नंबर है वो है खरीफ। खरीफ की जो फसल है, खरीफ की जो फसल है उसका जो समय है वो जून जुलाई से जून जुलाई से सितंबर अक्टूबर तक। सितंबर अक्टूबर तक खरीफ की जो फसल है इसका जो समय है वो है जून जुलाई से लेकर सितंबर अक्टूबर तक। इसमें कौन सी फसलें उगाई जाती हैं ध्यान दीजिएगा।
इसमें है धान, मक्का, उड़द, अरहर, शकरकंद आदि जो है इसमें फसलें उगाई जाती हैं। देखिए अभी मैं आपसे चर्चा किया था कि रबी की जो फसलें होती हैं उसके जो अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं उसको भूसा कहते हैं रबी की। और जो खरीफ वाली जो फसल है इसमें निकलता है भूसी, जैसे धान की भूसी। हाँ, मक्का उड़द इसमें तो भूसी नहीं होगा, लेकिन एक ट्रिक मैं आपको बता दे रहा हूं कि रबी की फसल में भूसा निकलता है और खरीफ की फसल में भूसी निकलता है। और भूसी किसका? धान भूसी कहते हैं, जो इसके छिलके निकल जाते हैं उसको भूसी कहते हैं। आइए अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो ये खरीफ हो गया। एक कंटूर कृषि है, भारत में एक कृषि की जाती है कंटूर कृषि। कंटूर कृषि क्या है? कंटूर कृषि वह है कि जो हमारे यहाँ जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उन पर ऐसे ऐसे जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां पर सीढ़ी बनाकर जो खेती की जाती है उसी को कंटूर कृषि कहते हैं। इस जो सीढ़ी बनाई जाती है अलग अलग सीढ़ियों पर अलग अलग फसलें पैदा की जाती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर गेहूं कर दिए, फिर यहाँ पर प्याज लगा दिए, जो जो समय रहता है। मान लीजिए यहाँ पर क्या कहते हैं, अगर ठंडी का समय है तो यहाँ पर मटर बो दिए, यहाँ पर चना, ऐसे अलग अलग सीढ़ियों पर अलग अलग विभिन्न प्रकार की जो है फसलें उगाते हैं। तो जो सीढ़ीदार, जो पहाड़ी क्षेत्रों में जो सीढ़ीदार जो कृषि की जाती है उसे हम कंटूर कृषि कहते हैं। आइए अब हम अगले पॉइंट की बात करें, कृषि विधियों के बारे में। ये देखिए कृषि विधियां, भारत की जो कृषि विधियां हैं उनके नाम क्या है इसके बारे में बताऊंगा। कई बार ये तो बहुत जरूर आप लोग इसको नोट कर लीजिए, परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका है। देखिए पहला है सेरीकल्चर, जिसके अंतर्गत रेशम कीट के उत्पादन के अंतर्गत इसको जो है रखा गया है। तो रेशम कीट का संबंध किससे है? तो एक ऑप्शन आपको मिलेगा उसमें सेरीकल्चर। मधुमक्खी पालन एपीकल्चर। पिसीकल्चर का संबंध किससे है? मत्स्य पालन यानी मछली पालन से है। फिर है फ्लोरिकल्चर। देखिए फा इसमें भी है, फा इसमें भी है, तो फ्लोरिकल्चर। और देखिए फा और ला, फा फिर ला, यानी दोनों का संबंध एक ही तरीके से जा रहा है। एक ट्रिक बन गया, याद कर लीजिए। फ्लोरिकल्चर जो है फूल से है, तो अगर दो तीन ऐसे मिल जाते हैं तो उसके बाद जो आएंगे तो आपको आसानी होगी। देखिए फिर अगला है विटीकल्चर, जिसमें अंगूर की खेती के बारे में बात की जाती है। अभी आ जाए विटीकल्चर का संबंध किससे है? तो अंगूर के उत्पादन से है। फिर अगला है वर्मी कल्चर, जिसका संबंध केचुआ के उत्पादन से है। तो अगला है पोमो कल्चर। पोमो का संबंध किससे है? फलों के उत्पादन से है। देखिए फलों के उत्पादन से। फिर अगला है एरोपोर्टिक, हवा में पौधे जो उगते हैं। मैं दोनों चीज बता रहा हूं। देखो एरो मतलब एयर माने हवा, तो यहाँ पर एरो लिखा है एयर, तो हवा में पौधे जो उगते हैं। हवा में पौधे का मतलब आप लोग ऐसे देखे होंगे, जैसे वृक्ष होता है और वृक्ष के किनारे या कहीं पर भी किसी शाखा पर, जैसे मान लीजिए आम का वृक्ष है और आम के वृक्ष पर कहीं पर एक या दो पेड़, कई ऐसे पेड़ होते हैं जो उसके अतिरिक्त उगाते हैं। जैसे आम है तो इसी पर पीपल, या आम है तो बरगद, या आम है तो बादा, ऐसे तमाम जो है वृक्ष जो है एक पेड़ के ऊपर आश्रित होकर उग जाते हैं। इनका संबंध पृथ्वी से नहीं होता है, यानी इनकी जो जड़ें होती हैं यहीं पर रहती हैं। इसको हवा में उगने वाले पौधे कहते हैं। हमारी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। जैसे जिन पेड़ों का संबंध पृथ्वी से होगा उनका नाम आप एरोपोर्टिक के अंतर्गत नहीं रख सकते हैं, लेकिन जो पेड़ पर से ही मतलब इनका संबंध इसी पेड़ से ही है, यहीं पर इनकी जड़ें भी हैं, यहीं से जो दूसरे मतलब प्रजाति के जो पौधे उग जाते हैं। जैसे आम का वृक्ष है तो इस पर पीपल, आम के ही वृक्ष पर बरगद, आम के वृक्ष पर जामुन आदि जो वृक्ष जो एक पेड़ पर के सहारे उग जाते हैं उनको एरोपोर्टिक जो है पौधे कहते हैं। हाइड्रोपोनिक्स, जल में उगने वाले पौधे, उनको कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। आइए हम फसलों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिए, चावल के बारे में हम बात करते हैं। तो भारत में देखिए एक चीज मैं एक डाटा और आपको बताते चलता हूं।
देखिए, चावल के बारे में हम बात करें या किसी भी फसल के बारे में बात करें, अगर हम हेक्टेयर के बारे में बात करते हैं, हेक्टेयर, बहुत लोग इसमें परेशान रहते हैं, इसका मतलब समझ नहीं आता। मैं आपको बता दूं हेक्टेयर के बारे में। जैसे मान लीजिए एक खेत इतना बड़ा है और एक खेत इतना बड़ा है। मैं आपको बीघे के रूप में बता दूं, मान लीजिए 10 बीघा का पूरा चेक है और ये 2 ही बीघा का पूरा चेक है। अब भाई जमीन तो इसके पास ज्यादा ही है, लेकिन हेक्टेयर में अगर हम बात करते हैं तो है क्या चीज, जैसे कह दिया गया कि इतने पंजाब में प्रति हेक्टेयर से ज्यादा पैदावार होती है। इसका मतलब समझिए कि जैसे मान लीजिए इसमें धान, ये पंजाब है मान लीजिए और ये पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल के पास जमीन ज्यादा है और पंजाब के पास कम है। पंजाब में ही इतनी ही फसल जो है, इतने ही खेत में 2 ही बीघा में 10 बोरी धान पैदा हुआ, 2 ही बीघा में। और पश्चिम बंगाल में इतने बड़े खेत में 15 बोरी धान तैयार हुआ, चावल तैयार हुआ। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो पैदावार यहाँ सबसे ज्यादा है, लेकिन जमीन कम होने की वजह से ये अग्रणी नहीं हो पाता है। इसके पास जमीन ज्यादा है लेकिन पैदावार कम है। तो पैदावार की दृष्टि से पूछा जाए, हेक्टेयर के हिसाब से पूछा जाए तो पंजाब, यानी पंजाब तो है ही है, हेक्टेयर के हिसाब से पूछा जाए तो पंजाब कई फसलों में सर्वाधिक अग्रणी है। लेकिन जब यही अधिक मात्रा में पैदावार के बारे में पूछ लेता है तो पंजाब पीछे हो जाता है, क्योंकि पंजाब के पास जमीन इसकी तुलना में कहीं के भी राज्य की तुलना में, कोई भी राज्य हो सकता है जहां पर जमीन ज्यादा है लेकिन पैदावार कम है, कहीं पर जमीन कम है लेकिन पैदावार ज्यादा है। तो अलग अलग प्रश्न अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं। आइए हम बात करते हैं, जैसे हमने चावल की बात की तो चावल सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में होता है, और अगर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पूछेगा तो पंजाब में होता है। देखिए, चावल सर्वाधिक पश्चिम बंगाल, दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश। फिर है अगर हम गेहूं की बात करें तो सर्वाधिक जो गेहूं है वो उत्तर प्रदेश में पैदा होता है, और दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश। पहला दूसरा जरूर याद कर लीजिए। बाजरा की बात करें ये राजस्थान और दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश। मक्का की बात करें ये सर्वाधिक महाराष्ट्र और कर्नाटक में। चना की बात करें ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। अरहर की बात करें तो ये महाराष्ट्र और कर्नाटक में। हम मूंगफली की बात करें तो ये गुजरात में सर्वाधिक, ये पेपर में पूछा दी जा चुका है कि मूंगफली जो है सर्वाधिक मात्रा में किस राज्य में उत्पादित की जाती है, तो गुजरात, दूसरे नंबर पर राजस्थान। फिर है सरसों की बात करें तो ये राजस्थान, दूसरे नंबर पर हरियाणा। फिर सोयाबीन की बात करें तो ये मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र। सूरजमुखी की बात करें तो पहले नंबर पर कर्नाटक, दूसरे नंबर पर उड़ीसा। कपास की बात करें तो कपास का आप लोग जानते ही हैं, कपास काली मिट्टी के लिए इसके लिए काली मिट्टी होना बहुत जरूरी है, तो वो महाराष्ट्र, फिर दूसरे नंबर पर गुजरात। अगर हम बात करें आलू की तो ये उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक मात्रा में पैदा की जाती है। फिर गन्ना की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में जो है गन्ने की खेती की जाती है। और अगर हम केसर की बात करें तो बहुत ही बड़ी मात्रा में जम्मू कश्मीर में जो है इसका उत्पादन किया जाता है केसर का। हम मसालों की बात करें तो मसाले जो है सर्वाधिक केरल में, जिसे मसालों का बगीचा कहा जाता है, तो मसाले जो है सर्वाधिक केरल में, फिर आंध्र प्रदेश में भी कुछ उगाया जाता है। चाय की बात करें तो चाय सर्वाधिक असम में जो है उगाई जाती है। ऐसी जो है तमाम जो है फसलें हैं। केला की बात करें तो ये महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में हो जो है केले की खेती की जाती है। प्याज की खेती अगर हम कहें तो प्याज जो है, प्याज है, अंगूर है, प्याज अंगूर जो है नासिक में सर्वाधिक मात्रा में पैदा की जाती है। संतरे की बात करें तो नागपुर में और नासिक दोनों मिलाकर सर्वाधिक मात्रा में पैदा की जाती है। सेब की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर में सेब जो है सर्वाधिक मात्रा में उगाए जाते हैं। तो ये जो प्रश्न है, ये जो डाटा है मैं आपके सामने जो प्रस्तुत किया हूं, ये काफी इंपॉर्टेंट है कृषि से संबंधित। इससे और इससे संबंधित यानी कृषि की विधियां और किस राज्य में कौन सी फसल सर्वाधिक मात्रा में उगाई जाती है, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोग इसको 1 या 2 बार वीडियो जरूर देखें। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को कृषि क्रांति के बारे में बताऊंगा, वो जो काफी इंपॉर्टेंट भी है। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में कृषि क्रांति को लेकर। आप इस वीडियो को 1 या 2 बार देखें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी जानकारी मिले। इसको ऐसा नहीं है कि ये जो कृषि विधि है ये सिर्फ जो आर्मी, पुलिस, रेलवे तैयारी कर रहे हैं उन्हीं के लिए है। ये वीडियो
तैयारी के साथ साथ हाई स्कूल, इंटर, बीए या बीकॉम, बीएससी जो भी कर रहे हैं सबके लिए, क्योंकि ये तो सामान्य ज्ञान की बात हो गई और सामान्य ज्ञान की बात सभी लोगों को इसकी जानकारी लेना चाहिए, तो सबके लिए इम्पोर्टेंट है। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।